तो जैसा कि 2 टर्म में पिछली बार हम लोगों ने देखा था, फार्मेसी के कुछ टर्म्स सीखे थे, तो उसमें कुछ और टर्म्स बचे हैं जो आज हम लोग पढ़ेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हम लोग। हीमोस्टैटिक। हीमोस्टैटिक किसे कहते हैं? हीमो का मतलब हीम से होता है आपका ब्लड, स्टैसिस का मतलब होता है रुकना। तो ब्लड को रोकने की ज़रूरत कहाँ पे होगी? जहाँ पे ब्लीडिंग होगी आपकी, जहाँ पे ब्लीडिंग होगी वहाँ पे आपको हीमोस्टैटिक ड्रग देने की ज़रूरत होगी। कहीं की भी ब्लीडिंग रोकनी है। ब्लीडिंग रुकेगी कैसी आपकी? कैसे रुकेगी? आपको कॉन्स्ट्रिक्ट करना होगा ब्लड वेसल्स को, क्योंकि खून निकलता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं यहाँ से लीक करके, यहाँ से कट लग गया या कुछ हो गया, अगर ब्लड वेसल्स को आप कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं तो ये रास्ता बंद हो जाता है और यहाँ पे प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन होता है, जिसकी वजह से ये ब्लॉक हो जाती है और खून फिर बाहर नहीं आता है। तो हीमोस्टैटिक ड्रग्स ऐसे काम करते हैं ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करके। तो आप देखेंगे इस कैटेगरी में हमारे पास होम्योपैथी में कई दवाएं हैं बहुत अच्छी अच्छी, जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अर्निका आपकी आती है, हैमा एमिलिस इसमें आती है, जिसका रिजल्ट आप देखेंगे हर जगह पे कहीं की भी ब्लीडिंग में बहुत अच्छा काम करती है। आप देखेंगे ऐसे ही इपिकॉक, बहुत ढेर सारी कैटेगरी है इसमें, जैसा कि हम लोग पढ़ते भी हैं जानते भी हैं। और इसमें आप देखेंगे मिलीफोलियम आती है, सिंकोना भी इसी में आती है। तो बहुत सारी दवाएं हैं, ज़्यादातर यूज होती हैं हेमामिलिस, मिलीफोलियम, अर्निका, यही सब दवाएं यूज होती हैं हीमोस्टैटिक ड्रग में। आप देखेंगे जो एलोपैथी में यूज होता है हीमोस्टैटिक ड्रग, आप देखेंगे एलोपैथी में भी अच्छे खासे ड्रग्स यूज होते हैं। इविथ्रॉम एंड रेकोथ्रॉम, इविथ्रॉम एंड रेकोथ्रॉम, ये 2 ड्रग्स हैं जो सबसे ज़्यादा यूज होती हैं। और भी दवाएं हैं लेकिन ये कॉमनली यूज दवाएं हैं इविथ्रॉम एंड रेकोथ्रॉम। ये एलोपैथी की हैं, बाकी होम्योपैथी की कॉमन दवाएं हैं। और कैसे काम करती हैं ये? ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करके या प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन को बढ़ा के या प्लेटलेट्स का काउंट बढ़ा के ये ब्लीडिंग को रोकती हैं। ये हीमोस्टैटिक ड्रग्स हो गए। अब लोग नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं, डायूरेटिक्स। बहुत ज़्यादा कॉमन है एलोपैथी होम्योपैथी किसी भी पैथी में हो, इसका बहुत अच्छा खासा यूज होता है। आप देखेंगे डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स कैसे काम करते हैं? डायूरेटिक्स का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब होता है ज़्यादा, विष या दोगुना हो जाना या ज़्यादा हो जाना, और यूरेसिस का मतलब होता है यूरिनेशन, पेशाब का बढ़ना या पेशाब ज़्यादा होना। तो मोस्टली डायूरेटिक ड्रग्स सबसे ज़्यादा आप देखेंगे 2 जगहों पे सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होते हैं। सबसे ज़्यादा जो यूज होते हैं ये डायूरेटिक्स हाई बीपी में, हाइपरटेंशन में आपके यूज होते हैं। कैसे यूज होते हैं? क्योंकि जहाँ पे ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि आपके ब्लड वेसल्स में एक हिसाब से देखा जाए कंजेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे फ्लूइड का अमाउंट ज़्यादा है या कंजेशन ज़्यादा है, तो वहाँ से आप कंजेशन को हटाएंगे, फ्लूइड को निकालेंगे, ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। और दूसरा आप देखेंगे इडिमा। इडिमा में भी आप देखेंगे वहाँ पे क्या होता है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है, जिसकी वजह से बॉडी में या पर्टिकुलर किसी लोकल एरिया में आपका स्वेलिंग हो जाती है, इसकी वजह से वहाँ पे कंजेशन होता है। तो वहाँ से भी फ्लूइड को निकालेंगे तो इडिमा या स्वेलिंग वहाँ से कम हो जाएगी। इसमें आपकी कुछ दवाएं हैं जो सबसे ज़्यादा यूज होती हैं। आप देखेंगे एपिस, जैसा कि एपिस में आप लोग देखते हैं कि इडिमा में ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज की जाती है। जहाँ पे आप देखेंगे पूरी एपिस जब आप पढ़ेंगे तो जगह जगह पे आप देखेंगे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन, जगह जगह पे कंजेशन होता है फ्लूइड की वजह से। तो वहाँ से वो फ्लूइड निकलेगा और वहाँ का प्रेशर डाउन होगा, या हिसाब से कहिए कि फ्लूइड वहाँ से निकल गया तो वहाँ से स्वेलिंग आपकी कम हो जाती है। दूसरी आप दवाएँ देखेंगे जेलसीनियम। अब देखेंगे जेलसीनियम बहुत कॉमनली यूज होती है एज ए डायरेटिक वहाँ पे जहाँ पे हेड में कंजेशन बहुत ज़्यादा होता है। हेड में कंजेशन ज़्यादा तो पूरी बॉडी से फ्लूइड को निकाल देती है जेलसीनियम, जिसकी वजह से क्या होता है, यूरिनेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, यूरिनेशन बढ़ जाता है। और यूरिनेशन जैसे ही होगा जेलसीनियम को, आप देखेंगे उसका हेडेक रिलीफ हो जाता है। एपिस में भी आप चीज़ देखेंगे, जब भी आप फ्रिक्वेंट डोज में या जल्दी जल्दी रिपीट करते हैं एपिस, तो उस पेशेंट को यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होने लगती है। आपके एपिस में, आपके एलेंस की नोट में चीज़ लिखी हुई है। जेलसीनियम में भी देखेंगे इसका जो हेडेक होता है ये यूरिनेशन से रिलीफ होता है। तो ये आपके एग्जाम के पर्पज से भी एग्जाम इंपॉर्टेंट है कि हेडेक किस मेडिसिन का यूरिनेशन से रिलीफ मिलता है। जेलसीनियम किस मेडिसिन को बार बार देने से डायरेटिक की तरह काम करती है, आपकी एपिस है जो एडिमा को ठीक करती है। तीसरी मेडिसिन हम लोग देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से भी, क्लिनिकल में। डिजिटैलिस में क्या करता है, ये हार्ट पे काम करता है, एक्सनेसा। तो इसका रिजल्ट देखेंगे कार्डियक ड्रॉप्सी। जब आपके हार्ट रीजन में ड्रॉप्सी होती है या कार्डियक ड्रॉप्सी होती है, वहाँ पे भी क्या करता है, फ्लूइड को डाउन करता है, निकालता है एक हिसाब से, और उसी हिसाब से ये ड्रॉप्सी या फिर एडिमा जो है वो ठीक हो जाता है। तो 3 मेडिसिन आप याद रखेंगे, एपिस, जेलसीनियम, डिजिटैलिस। ये एज ए डायरेटिक यूज होती है। डायरेटिक की बात अगर हम करें एलोपैथी में, तो जो उनका ग्रुप है ये आइड ग्रुप है। जहाँ पे भी आइड जिस मेडिसिन में जुड़ा रहे, याद रखिएगा वो डायरेटिक है। सेम काम उसका होगा, बीपी को डाउन करेगी,
एडिमा को कम करेगी, क्योंकि वहाँ से फ्लूइड को निकालेगी उस जगह से। तो आइड वाला जो ग्रुप होता है आपका क्या होता है, डायबिटिक्स से तो एलोपैथी में। इसमें कुछ दवाएं हम लोग देखेंगे, फ्यूरोसेमाइड जो सबसे कॉमनली, या फिर अदर्स ड्रग्स भी हैं लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कॉमनली यूज होती है। आप दूसरी दवा देखेंगे एमिलोराइड, फ्यूरोसेमाइड, एमिलोराइड, ये सारी दवाएं हैं। और एक और आती है माइक्रोजाइड। ये 3-4 कैटेगरीज दवाओं की। तो देखेंगे सब में आइड ही जुड़ा हुआ लास्ट में, फ्यूरोसेमाइड, एमिलोराइड, माइक्रोजाइड। तो ये डायबिटिक होती हैं। मोस्टली आप याद रखेंगे हाई बीपी या हाइपरटेंशन में इसका काम है। एडिमा, क्योंकि दोनों में आपका क्या करेगा, ब्लड वेसल से या बॉडी से आपके फ्लूइड को निकालेगा। और निकालेगा क्या मतलब, उसका बॉडी से निकलेगा तो यूरिन के थ्रू ही निकलेगा, पेशाब के थ्रू। तो यूरेसिस का मतलब होता है यूरिनेशन। तो यूरिनेशन बढ़ जाएगा, पेशाब बहुत ज़्यादा होगा पेशेंट को, उसका बीपी या उसका एडिमा में रिलीफ हो जाता है। हम लोग तीसरी कैटेगरी देखते हैं जी। ये भी कैटेगरी जो थर्ड वाली है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कॉमनली यूज होती है हमारी क्लिनिकल लाइफ में भी, एग्जाम के पर्पज से भी, नॉलेज के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट्स। इसी में आप देखेंगे ब्रोंको डायलेटर आता है, इसी में आप देखेंगे म्यूकोलिटिक आता है। अलग अलग टर्म्स है लेकिन सब एक ही एरिया में ज़्यादा यूज होते हैं। आप देखेंगे कफ के केसेस में, कफिंग के केसेस में ये तीनों वर्ड यूज होते हैं। एक्सपेक्टोरेंट्स का मतलब होता है एक्सपेक्टोरेशन, मतलब कोई चीज़ को निकाल के बाहर फेंकना। लंग में अगर कफ है उसको निकालना, उसको बाहर निकालना। ब्रोंको डायलेटर, ब्रोंको का मतलब होता है आपका लंग, चेस्ट या ब्रोंकियाई, और डायलेटर का मतलब डायलेट कर देना, फैला देना। तो ब्रोंकियस को ऐसी मेडिसिन जो डायलेट कर दे वो ब्रोंको डायलेटर है। म्यूकोलिटिक का म्यूको मतलब होता है आपका म्यूकस। लिटिक का मतलब है तोड़ना, म्यूकस को तोड़ना। अगर किसी का कफ हार्ड हो गया है तो उसको तोड़ के इसको निकालना, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। हम लोग देखेंगे एक्सपेक्टोरेंट्स में अपनी होम्योपैथी की कौन सी मेडिसिन है जो सबसे कॉमनली यूज होती हैं। आप देखेंगे, आप लोगों ने सुना भी होगा एंटीमोनियम टार्ट, इपीकॉक। जब देखेंगे रेटलिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है, इतना ज़्यादा कफ जम जाता है पेशेंट के चेस्ट में कि खड़खड़ाहट जैसी आवाज़ आती है। तो वहाँ पे क्या ज़रूरत है, उस कफ को निकालने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे कौन सी दवा हम लोग देंगे, इस कैटेगरी की दवा देंगे, एक्सपेक्टोरेंट की कैटेगरी का देंगे। किसी को सांस फूल रही है, इसका मतलब उसको ब्रोंको स्पाज्म हो रहा है, उसकी ब्रोंकिया स्पाज्म कर रही, सिकुड़ रही है, तो वहाँ पे ब्रोंकोस को डायलेट करने की ज़रूरत है। तो ब्रोंको डायलेटर आप वहाँ पे देंगे। तो आपकी ये मेडिसिन भी ब्रोंको डायलेटर की तरह काम करती है। लेकिन आप एलोपैथी में जो देखेंगे एक्सपेक्टोरेंट की तरह पे सबसे ज़्यादा जो यूज होती है गुएफेंसिन, गुएफेंसिन और पोटेशियम आयोडाइड। आप किसी भी कफ सिरप में देखेंगे या दवाओं में जनरली यही दवा होती है जो एज ए ब्रोंको एक्सपेक्टोरेंट ही काम करती है। आप ब्रोंको डायलेटर में देखेंगे उनके यहाँ ज़्यादातर साल्ब्यूटामाल ही यूज होता है। आप किसी कफ सिरप या दवा में देखेंगे साल्ब्यूटामाल ही आपको कंटेंट में मिलेगा। तो ब्रोंको डायलेटर यही काम करता है। जो ब्रोंकियाई होती है ये कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, इसकी वजह से स्पाज्म होता है जिसकी वजह से खांसी आती है। तो इसी को क्या करता है, ये दवाएं डायलेट कर देती है। ये नली चौड़ी हो जाती है, आपको सांस लेने में आसानी होती है, जिसकी वजह से खांसी नहीं आती, आपकी ब्रोंकियाई डायलेट हो जाती है। म्यूकोलिटिक में देखेंगे कोई भी ऐसी दवा जो आपके म्यूकस को तोड़ दे। मान लीजिए किसी का कफ हार्ड हो गया, जम गया है और वो खांसने पे भी नहीं निकल रहा, तो आप उस कैटेगरी से, कफ वाली कैटेगरी से म्यूकोलिटिक वाली आप दवा यूज करेंगे। आप म्यूकोलिटिक में देखेंगे बहुत सारी दवाएं आती हैं जो म्यूकोलिटिक की तरह काम करती हैं और उसको म्यूकस को तोड़ती हैं। तो इसमें देखेंगे गुएफेंसिन भी म्यूकोलिटिक की तरह काम करती है। और एक दवा होती है ब्रोमहेक्सिन। गुएफेंसिन और ब्रोमहेक्सिन देखेंगे एलोपैथी में, ये किसी भी कफ सिरप में जब भी कंटेंट आप देखेंगे समझ जाएंगे कि उन्होंने क्यों दिया है। किसी को निकालना है, गुएफेंसिन या आयोडाइड वाला कंपोनेंट देंगे। अगर ब्रोंकियाई कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही है, उसकी सांस फूल रही है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो साल्ब्यूटामाल वहाँ पे देंगे। अगर किसी को कफ जम गया, हार्ड हो गया, निकल नहीं रहा, तो गुएफेंसिन या ब्रोमहेक्सिन वाला कंटेंट वाली चीज़ देंगे। अगर किसी को कफ निकल भी नहीं रहा है, हार्ड है और साथ में खांसी भी आ रही है, तो इसका मतलब उसकी ब्रोंकियाई को भी डायलेट करने की ज़रूरत है और उसके कफ को भी तोड़ने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे दोनों कैटेगरी वाली हम लोग दवा देंगे, म्यूकोलिटिक और साथ में ब्रोंको डायलेटर। ये क्या करेगी, कफ को तोड़ेगी जो हार्ड कफ है और ब्रोंकियाई को डायलेट करके निकाल देगी। तो आप ये दोनों कैटेगरी वाले देखेंगे। एक दवा आती है एसिब्रोफाइलिन, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये ब्रोंको डायलेटर भी है और साथ में म्यूकोलिटिक भी है। तो एसिब्रोफाइलिन वहाँ पे देंगे, वो क्या करेगा, तोड़ेगा और साथ में ब्रोंकियाई को डायलेट करके कफ के थ्रू निकाल देगा उस कफ को। तो ये हमारे पास 3-4 कैटेगरी की दवाएं हो गई। और हमारे यहाँ ये दोनों इपीकॉक जो हो गई और एंटीमोनियम क्रूडम, ये दोनों सारी कैटेगरी को कवर करती हैं आपकी। नेक्स्ट टाइम हम लोग देखते हैं इम्बोलिक्स। इम्बोलिक्स किसे कहते हैं या इम्बोलिक ड्रग्स किसे कहते हैं, वो कोई भी दवा जो आपके यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा दे।
यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती है। यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने से फ़ायदा क्या होगा कि कोई भी चीज़ जो अगर हमको यूट्रस के अंदर से निकालनी है बाहर, यहाँ पे कोई चीज़ है इसको बाहर निकालनी है, इसका कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे तो ये चीज़ यहाँ से एक्सपेल कर जाएगी, बाहर निकल जाएगी। और इसका यूज कहाँ पे होगा, मान लीजिए किसी को एबॉर्शन हुआ है, कोई हल्का सा पार्टिकल या कोई सेल्स, डेड सेल्स वहाँ पे रह गई हैं, तो उसको एक्सपेल करने के लिए निकालते हैं। उसको निकालने के लिए ऐसी दवाओं का यूज करते हैं। देखो होगा DNC करते हैं हम लोग नॉर्मली, डायलिसिन एंड क्यूटेज, उसको साफ सफाई करने के लिए, निकालने के लिए। एम्बोलिक दवाओं के तौर पर जो देखेंगे आपकी होम्योपैथी में दवाएं यूज होती हैं, सिकेलकॉर्न, अस्टिलेगो एंड बोरेक्स, ये 3 दवाएं आप याद रखेंगे जो एज ए एम्बोलिक्स काम करती है। एम्बोलिक्स होता क्या है, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देना। कॉन्ट्रैक्शन करेंगे क्यों, क्योंकि अंदर की चीज़ को हमको बाहर के लेके आना है। एक टर्म हो गया आपका एम्बोलिक्स। नेक्स्ट टर्म हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी भी है, आपके क्लिनिकल और थ्योरेटिकल एग्जाम के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, एमेटिक्स। ये डेली लाइफ में इसका यूज होता है। आप एंटी एमेटिक्स कहिए या एमेटिक्स कहिए। एंटी का मतलब होता है रोकना या उसके अगेंस्ट काम करना, एमेटिक्स का मतलब होता है वोमिटिंग। तो ऐसी कोई भी दवा जो वोमिटिंग को रोके वो एंटी एमेटिक तरह में आती है। आपके यहाँ हर किसी को पता है सबसे कॉमन दवा कौन सी है जो उल्टी को रोकती है या बहुत अच्छा एक्शन है उसका, आप देखेंगे इपिकैक वहाँ ना, इपिकॉक, आप देखेंगे कॉकुलस। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आपको इपिकॉक देना है, जनरली इपिकॉक ही देना है। अनकॉकुलस क्या होता है, मोस्टली आपने देखा होगा कि ट्रेवलिंग से, मोशन से जिसको दिक्कत होती है, जो बसों में ट्रेवल करते हैं लोग, गाड़ियों में ट्रेवल करते हैं, उनको उल्टी आती रहती है या उनको उल्टी जैसा लगता है, तो ऐसी जगहों पे आप कॉकुलस देंगे। नॉर्मली कुछ नहीं समझ में आ रहा है आपको या कोई पैथोलॉजी है या फिजियोलॉजिकल, आप इपिकॉक ऐसी जगह पे देंगे। तो दोनों दवा इंपॉर्टेंट है, इपिकॉक एंड कॉकुलस। मोस्टली ट्रेवलर्स के लिए ये दवा बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो लोग ट्रेवल करते हैं और उनको बस और गाड़ियों में उल्टी लगती है, ऐसी दवाओं का यूज़ कर सकते हैं वो। आप एलोपैथी में देखेंगे एक दवा यूज होती है ऑन्डेंसेट्रॉन, उनके दवा होती है कंपोजिशन में देखेंगे उल्टी वाली कोई भी दवा आप देखेंगे, दुनिया भर के ऑन्डेन नाम से आती है, अलग अलग नामों से, ऑन्डेंसेट्रॉन ही होती है उनके यहाँ, जो एज ए एंटी एमेटिक यूज होती है और इसका बहुत अच्छा एक्शन भी है। तो ये दवा भी आप जनरली याद रखेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी हम लोगों की आती है, ये भी इंपॉर्टेंट आपकी, एमेनोगॉक्स। जनरली हम लोग कैटेगरी वाइज दवाएं पढ़ रहे हैं कि कैटेगराइज कैसे होती है दवाएं, कैसे काम करती हैं। जैसे एलोपैथी में लोग कहते हैं डायबिटिक्स होती है, हाइपरटेंशन की होती है, तो समझ में आता कैसे देना है, अपने यहाँ नहीं समझ में आता नहीं होता। तो आप देखेंगे कैटेगरी वाइज कैसे दवाएं अपने यहाँ भी हैं, तो आप देखेंगे और उसको देंगे तो दवा काम भी करती है। एमेनोगॉक्स मोस्टली क्या होता है, ये फीमेल के लिए होता है टर्म मोस्टली। बॉक्स जहाँ भी वर्ड जुड़ा है उसका मतलब होता है इंक्रीज करना। तो कोई भी दवा जो इंक्रीज करे या रिस्टोर करे फीमेल के मेंस्ट्रुएशन को, को जनरली बॉक्स का मतलब होता है इंक्रीज करना। तो इंक्रीज करना, रिस्टोर करना मेंस्ट्रुएशन को फीमेल को कैसे करेगा, मोस्टली किस केसेस में, किसी फीमेल को पीरियड आ रहा था लेकिन अचानक से बंद हो गया, मतलब एमीनोरिया हो गया, किसी भी वजह से हो गया, या पीरियड बिल्कुल डाउन हो गया, ब्लीडिंग कम हो गई, ड्यूरेशन कम हो गया, तो वहाँ पे ऐसी दवाओं की ज़रूरत पड़ती है मेनोगॉक्स, जो उसकी पीरियड्स को, उसके ड्यूरेशन को या फिर उसकी कंडीशन को रिस्टोर करे या मेंटेन करे बढ़ा के, क्योंकि वो चीज़ ए हो गई, ए का मतलब ऑप्शन होना या कम होना। तो आप वहाँ पे देखेंगे आपके यहाँ बहुत अच्छी दवाएं, जैसे आप सीपिया देखते हैं, सीपिया में लिखा हुआ कि कम में भी काम करती है, हाइपर हो जाता, ज़्यादा हो जाता, वहाँ पे भी काम करती है आपकी सीपिया। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज आपकी आती हैं, आप देखेंगे जनरली। इसमें देखेंगे एकोनाइट एक मेडिसिन है आपकी, जिसमें लिखा हुआ कि फीयर की वजह से या कोल्ड बात या ठंडी लग जाने की वजह से जब फीमेल में मेंस्ट्रुएशन कम हो जाता है या अब्सेंट हो जाता है, मेंसेस, इम्यूनोरिया हो जाता, तो ऐसी केसेस में आप एकोनाइट का यूज़ करेंगे। ये भी इम्यूनोगॉक की तरह काम करेगी वहाँ पे, सीपिया भी वहाँ पे काम करेगी। और बाकी जितनी जब दवाएं हैं आप देखेंगे, अस्टिलेगो, सिकेलकॉर्न, बोरेक्स, जो ये हमने तीनों दवाएं वो कैटेगरी की पढ़ी थी इम्बोलिक्स वाली, ये तीनों दवाएं भी रिस्टोर करती है, क्योंकि उनका काम ही क्या होता है, मोस्टली हम लोगों ने पढ़ा इम्बोलिक्स। इम्बोलिक्स का मतलब एक्सपेंशन, वो एक्टिविटी को बढ़ा रही थी, तो एक्टिविटी की बढ़ाएंगे, यूट्रस को एक्टिविटी बढ़ेगी तो आपका नॉर्मली पीरियड मेंटेन हो जाता है। उसमें देखेंगे और भी दवाएं आती हैं, मोस्टली गॉसिपियम आप देखेंगे, गॉसिपियम भी एज इम्बोलिक काम करती है, जो मेंस्ट्रुएशन को नॉर्मल स्टेज में लेके आती है। तो आप याद रखेंगे सीपिया, एकोनाइट, बाकी ये दवाएं तीनों कैटेगरी की याद रखेंगे, बाकी गॉसिपियम आप याद रखेंगे।